हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है दीपक की बहन रागिनी को क्या पता चला था 20 साल बाद। दीपक और सरिता की शादी होना लगभग तय ही था कि सरिता ने अचानक किसी और से शादी कर ली। 20 साल बाद जब दीपक की बहन रागिनी को इसके पीछे की सच्चाई का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या पता चला था उसे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है ऋतु, मैं घर जा रही हूँ, जाते समय चाबी पहुँचा देना। ये आवाज़ तो जैसे जानी पहचानी है। एक बार तो मन में आया कि आंखों से गीली रुई हटाकर उसे देखूं, मगर तब तक दूर जाती सैंडलों की आहट से मैं समझ गई कि बोलने वाली जा चुकी है। उसकी आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी, इसीलिए मैं अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाई। यही तो है इस ब्यूटी पार्लर की मालकिन, सरिता राजवंश। ऊपर ही अपने पति के साथ रहती हैं। रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है, बस खालीपन से बचने के लिए ये पार्लर चलाती हैं। जितना पूछा उससे कहीं ज़्यादा बता दिया ऋतु ने। नाम सुनते ही मेरा रोम रोम जैसे झंझना उठा। चेहरे पर फेस पैक लगा था, वरना अब तक न जाने कितने रंग आते और जाते। पिछले ही हफ्ते मेरे पति का तबादला यहाँ हुआ था। मैं घर के सामान अरेंज करते करते काफ़ी थक गई थी। चेहरे की थकान मिटाने के लिए यहाँ फेशियल कराने आई थी। आश्चर्य कि ये पार्लर मेरी सबसे प्यारी सहेली सरिता का था। विश्वास नहीं होता, मेडिकल की तैयारी करने वाली सरिता एक मामूली सा पार्लर चला रही है। लेकिन उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं, या पहचान गई इसीलिए यहाँ से चली गई। और भी न जाने कितने सवाल जिनके जवाब मैं पिछले 20 सालों से खोज रही हूँ। एक एक करके वो सब जहन में गूंजने लगे, और साथ ही गूंजने लगा एक मधुर संगीत जो हरदम सरिता के होठों पर रहता था। क्या करूं, हाय कुछ कुछ होता है। वो स्कूल कॉलेज के दिन मैं, दीपक भैया और सरिता सब एक साथ ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हम पड़ोसी भी थे। दीपक भैया मुझसे 2 साल बड़े थे। लेकिन पता नहीं क्यों माँ ने हम दोनों का नामांकन एक ही क्लास में करवाया था। दोनों परिवारों की एक जैसी हैसियत के कारण ही शायद हमारी दोस्ती बहुत निभती थी। सरिता के पिताजी एक दफ्तर में क्लर्क थे और मेरी माँ एक स्कूल में अध्यापिका। मैं छोटी थी तभी पापा चल बसे थे। दीपक भैया और सरिता की बचपन की दोस्ती धीरे धीरे प्यार का रूप लेने लगी थी। दोनों के जवा दिलों में प्यार का अंकुर फूटने लगा था। मुझे आज भी याद है रविवार की वो शाम जब दोनों परिवारों के सभी सदस्य मिलकर कुछ कुछ होता है फिल्म देखने गए थे। दीपक भैया ने गुजारिश की और मैंने अपनी सीट उनसे बदल ली ताकि वो सरिता की हथेलियों को अपने हाथों में लेकर इस संगीतमय और रोमांटिक वातावरण में अपने प्यार का इजहार कर सकें। फिल्म खत्म होने के बाद सरिता की आंखों की चमक देखकर ही मैं समझ गई थी कि मेरी प्यारी सखी अब हमेशा के लिए मेरे घर में आने वाली है। पापा की मौत के बाद मैंने अपने जिस भाई को एक पिता की तरह गंभीरतापूर्वक जिम्मेदारियों को निभाते हुए देखा था, आज उसके मन में अपनी जिंदगी के प्रति उत्साह और आत्मविश्वास देखकर मेरा मन सरिता के प्रति अंदर से झुक जाता था। शायद सरिता के निश्चल प्यार की ही ताकत थी कि पहली बार में ही भैया ने एमबीबीएस की परीक्षा पास कर ली। उस दिन सरिता इतनी खुश थी कि उसे अपने फेल होने का भी कोई गम नहीं था। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। फिर अचानक एक दिन जब हम दोनों भाई बहन मौसी के घर गए हुए थे और एक हफ्ते बाद लौटे तो पता चला कि सरिता ने दिल्ली के किसी अमीर आदमी से शादी कर ली है। उसके मम्मी पापा ने साफ साफ कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। फिर तो जैसे दीपक भैया के सारे सपने रेत के घरौंदे की तरह सागर में एक सार हो गए। जिन लहरों से कभी उन्हें बेपनाह मोहब्बत की थी, उन्हीं लहरों ने आज उन्हें गम के सागर में डुबो दिया। उस समय कितनी मुश्किल से मैंने खुद को और भैया को संभाला था ये मैं ही जानती हूँ। 700 हुए मैम। ऋतु की आवाज़ सुनकर मैं अतीत से वर्तमान में आ गई। 1 घंटे का फेशियल कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। मैंने पर्स से रुपए निकालकर उसे दिए और फिर बाहर आ गई। मैंने देखा कि बगल में ही ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ थीं, तो सरिता यहीं रहती है। सोच मेरे कदम स्वतः ही ऊपर की ओर बढ़ने लगे। सीढ़ियों के खत्म होते ही दाहिनी ओर एक दरवाज़ा था। मैंने कॉल बेल बजाई।
मेरे लिए तो एक एक पल असहनीय हो रहा था। मैं अपने सारे सवालों के जवाब जानने के लिए उतावली हो रही थी। 20 वर्ष तो बीत गए, मगर ये 20 सेकंड नहीं कट रहे थे। अब तक मैं 4 बार बेल बजा चुकी थी। पुनः बेल बजाने के लिए हाथ उठाया ही था कि दरवाज़ा खुल गया। मेरे सामने एक अपाहिज किंतु शानदार व्यक्तित्व का स्वामी व्हीलचेयर पर बैठा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक साफ झलक रही थी। मुझे देखकर एक क्षण के लिए वो अवाक रह गया, मगर अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए मुझे अंदर आने को कहा। ऐसा लगा जैसे किसी पुराने मित्र ने मुझे पहचान लिया हो, मगर मेरी आंखें तो कुछ और ही खोज रही थी। सरिता तो अभी घर पर नहीं है, आप रागिनी जी हैं ना? उस व्यक्ति के मुंह से अपना नाम सुनकर मैं जैसे आसमान से गिरी। आवाज़ गले में ही अटक कर रह गई। मेरा नाम सुमित है। माँ जी और दीपक कैसे हैं? आपका इस शहर में कैसे आना हुआ? आपकी शादी तो मुंबई में होने वाली थी ना? सवाल तो मैं पूछने आई थी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ऐसे सवाल सुनने पड़ेंगे। तो क्या सरिता ने अपने पति को सब कुछ बता दिया है? आप इतना सब कुछ मेरे बारे में? मेरे हलक से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी, और फिर मैं बिना कुछ और कहे वहीं सोफे पर धम से बैठ गई। तभी सामने दिखी वो तस्वीर जो हमने अपने फेयरवेल वाले दिन खिंचवाई थी। मैं, दीपक भैया और सरिता। एक क्षण में मैं समझ गई कि मैं इस घर के लिए अपरिचित नहीं हूँ, मगर ये नहीं समझ में आया कि प्यार दोस्ती है कहने वाली सरिता ने अपने प्यार और दोस्ती दोनों के साथ विश्वासघात क्यों किया? वादे को क्यों तोड़ा उसने? अभी 1 घंटे पहले ही सरिता ने आकर मुझे बताया कि तुम उसके पार्लर में आई हो। वो समझ गई थी कि तुम यहाँ ज़रूर आओगी, तभी वो यहाँ से चली गई। आप ठीक कह रहे हैं। आखिर वो कौन सा मुंह लेकर मेरा सामना कर पाएगी? मेरे मन की कड़वाहट शब्दों में स्पष्ट घुल गई थी। सरिता ने जैसा बताया था आप बिल्कुल वैसी ही हैं। इतने वर्षों में ना तो आप बदली और ना ही आपकी सहेली। सुमित ने कहा तो मैंने अपनी नज़रें उस पर टिका दी। आखिर कौन सी खूबी है इसमें जिसके लिए सरिता ने दीपक भैया के प्यार को ठुकरा दिया? सरिता तो आज भी 20 साल पुरानी उन्हीं गलियों में भटक रही है जहां दीपक की यादें बसती हैं। हर दिन हर पल वो उन्हीं यादों के सहारे जीती है। दुनिया के लिए तो वो मेरी सरिता है, मगर सही मायने में वो आज भी दीपक की ही सरिता है। मैं एक दुर्घटना में अपाहिज हो गया था। तब एक केयर टेकर के लिए दिया गया मेरा इश्तिहार पढ़कर सरिता मेरे पास आई और मुझसे शादी करने की विनती करने लगी। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें, बस मैंने भी हाँ कर दी। सच कहूँ तो सरिता जैसी केयर टेकर पाकर मैं धन्य हो गया। मेरे जीवन की खुशियाँ उसकी ही देन है। हमारे घर की खुशियों में आग लगाकर उसने आपके जीवन में रोशन की है। चमक तो होगी ही। पता नहीं क्यों मैं सीधे सीधे सरिता को बेवफा नहीं कह पा रही थी। आप थोड़ा रुकिए, मैं आपकी गलतफहमी अभी दूर किए देता हूँ, कहकर सुमित अंदर से एक डायरी ले आए। ये डायरी तो सरिता की है, भैया ने ही उसे उसके जन्मदिन पर उपहार स्वरूप दी थी, कहकर मैंने जैसे ही डायरी खोली मेरी नज़र एक पत्र पर पड़ी। उसकी लिखावट बिल्कुल मेरी माँ की लिखावट से मिलती थी। अरे, ये तो सचमुच मेरी माँ का ही लिखा पत्र है जो उन्होंने सरिता के लिए लिखा था आज से 20 साल पहले। सरिता बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम दीपक से बेहद प्यार करती हो और रागिनी तुम्हारी प्यारी सहेली है। मेरी बहन ने दीपक की शादी के लिए एक लड़की देखी है। उसके माता पिता दीपक को बहुत अधिक दहेज दे रहे हैं। तुम तो जानती हो कि दीपक की डॉक्टरी की पढ़ाई में मेरे सारे जेवर बिक गए हैं। ऐसे में रागिनी की शादी और दीपक के अच्छे भविष्य के लिए मुझे उस लड़की को अपने घर की बहू बनाना पड़ेगा। दीपक तो मेरी बात मानेगा नहीं। ऐसे में उसका भविष्य और रागिनी की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। तुम्हारी मजबूर आंटी। पत्र पढ़ते ही मैं सुबह उठी। ये तुमने क्या कर दिया सरिता? हमारी खुशियों के लिए अपनी जिंदगी में आग लगा ली। आखिर क्यों सरिता? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था? आज तुमसे पूछे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इतने वर्षों तक मैं और दीपक भैया तुम्हें बेवफा समझकर तुमसे नफरत करते रहे, और तुम? दीपक की नफरत ही तो उसके जीने का साधन है। एक ही क्षेत्र में रहकर शायद कहीं किसी मोड़ पर दीपक से मुलाकात ना हो जाए।
इसीलिए उसने वो रास्ता ही छोड़ दिया। सरिता कभी नहीं चाहती थी कि तुम लोग उसकी हकीकत जानो। इसीलिए अगर तुम सच में सरिता को खुश देखना चाहती हो तो उससे मिले बिना ही चली जाओ, वरना वो चैन से जी नहीं पाएगी। सुमित ने कहा। मुझे भी सुमित की बात सही लगी। मैं एक बार फिर दीपक भैया के प्रति सरिता के प्यार को देखकर नतमस्तक हो गई। सरिता ने तो प्यार और दोस्ती दोनों शब्दों को ही सार्थक कर दिया, बस हम ही उसे नहीं समझ पाए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।